Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, when did the Income Tax Act of 1961 come into force? 1st April 1961, 1st April 1962, 1st January 1961 और 1st January 1962. आयकर अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1962, 1 जनवरी 1961 या 1 जनवरी 1962. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1st अप्रैल 1962. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1962. Recently, in the All India Bank Officers Confederation versus the Regional Manager, Central Bank of India and others case, the Supreme Court has stated that Rule 3, Sub-Rule 7, Clause 1 of the Income Tax Rules 1962 does not contravene Article 14 of the Constitution of India 1950. The Income Tax Act of 1961, which became effective on 1st April 1962, outlines the procedures for calculating taxes. This act aims to consolidate and modify the laws pertaining to income tax and super tax. हाल ही में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन बनाम क्षेत्रीय प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयकर नियम 1962 का नियम 3, उपनियम 7, खंड 1 भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है. आयकर अधिनियम 1961 जो 1 अप्रैल 1962 को प्रभावी हुआ, करों की गणना के लिए प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य आयकर और सुपर टैक्स से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है. Next question is, which of the following was added to Article 16 by the 77th Constitutional Amendment? Clause 4A, Reservation and Promotions. Clause 4B, Reservation and Promotions. Clause 5A, Reservation and Elections. और Clause 6B, Reservation and Education. 77वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? खंड 4A, पदोन्नति में आरक्षण. खंड 4B, पदोन्नति में आरक्षण. खंड 5A, चुनावों में आरक्षण या खंड 6B, शिक्षा में आरक्षण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉज 4A, रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खंड 4A, पदोन्नति में आरक्षण. The Constitution was amended by the Constitution 77th Amendment Act 1995 and a new clause 4A was inserted in Article 16 to enable the government to provide reservation and promotion. Later, Clause 4A was modified by the Constitution 85th Amendment Act 2001 to provide consequential seniority to SC and ST candidates promoted by giving reservation. संविधान 77वां संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया. बाद में आरक्षण देकर पदोन्नति SC और ST उम्मीदवारों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए संविधान 85वां संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा खंड 4A को संशोधित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, विच सेक्शन डील्स विद द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स ऑफ सेशन? सेक्शन 193, सेक्शन 144, सेक्शन 125 और सेक्शन 100. आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार कौन सी धारा सत्र न्यायालयों द्वारा अपराधों के संज्ञान से संबंधित है? धारा 193, धारा 144, धारा 125 या धारा 100. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेक्शन 193. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 193. The term cognizance originates from the Latin word cognosis, which means to know. Although the Criminal Procedure Code 1973 doesn't define this term, its meaning has been established through various precedents and judicial decisions. Cognizance refers to knowledge or notice, and taking cognizance of an offence means becoming aware of its commission. Section 193 of the CRPC specifically deals with how courts of session take cognizance of offences. Cognizance, संज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द cognisis से हुई है, जिसका अर्थ है जानना. हालांकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 इस शब्द को परिभाषित नहीं करती है, लेकिन इसका अर्थ विभिन्न उदाहरणों और न्यायिक निर्णयों के माध्यम से स्थापित किया गया है. संज्ञान का तात्पर्य ज्ञान या नोटिस से है और किसी अपराध का संज्ञान लेने का अर्थ है उसके किए जाने के बारे में जागरूक होना. सीआरपीसी की धारा 193 विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि सत्र न्यायालय किस प्रकार अपराधों का संज्ञान लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which of the following section of the Juvenile Justice Act 2015 defines the term children's court? Subsection 15 of Section 2, Subsection 20 of Section 2, Subsection 10 of Section 3 और Subsection 5 of Section 4. किशोर न्याय अधिनियम 2015 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा बाल न्यायालय शब्द को परिभाषित करती है? धारा 2 की उपधारा 15, धारा 2 की उपधारा 20, धारा 3 की उपधारा 10 या धारा 4 की उपधारा 5? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सबसेक्शन 20 ऑफ सेक्शन 2. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 20. Recently, in the child in conflict with law through his mother versus the state of Karnataka in another case, the Supreme Court has explained the position of the Children's Court under the Juvenile Justice Act 2015. Subsection 20 of Section 2 of the JJ Act 2015 states that Children's Court means a court established under the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 or a special court under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, wherever existing and where such courts have not been designated, the Court of Sessions having jurisdiction to try offences under the JJ Act. हाल ही में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ थ्रू हिज मदर बनाम द स्टेट ऑफ कर्नाटका और एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत बाल न्यायालय की स्थिति को स्पष्ट किया है. जेजे अधिनियम 2015 की धारा 2 की उपधारा 20 के अनुसार बाल न्यायालय का अर्थ बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत स्थापित न्यायालय या बाल न्यायालय यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायालय भी हो सकता है. यदि ऐसे न्यायालय नामित नहीं है तो जेजे अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र वाला सत्र न्यायालय बाल न्यायालय के रूप में कार्य करता है. लास्ट क्वेश्चन इज which was the first case to introduce the concept of judicial review? Donoghue versus Stevenson, Marbury versus Madison, Entick versus Carrington और Rylance versus Fletcher. न्यायिक समीक्षा की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला पहला मामला कौन सा था? डोनोग्यू बनाम स्टीवेंसन, मार्बरी बनाम मेडिसन, एंटिक बनाम कैरिंगटन या रायलेंस बनाम फ्लेचर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्बरी वर्सेस मेडिसन. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्बरी बनाम मेडिसन. The doctrine of judicial review was for the first time propounded by the Supreme Court of America in the historic case of Marbury versus Madison. न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत पहली बार मार्बरी बनाम मेडिसन के ऐतिहासिक मामले में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था. Before we wrap up, here's a question for you. Voyeurism is punishable under Section 354A of IPC, Section 354B of IPC, Section 354C of IPC और Section 376A of IPC. दृश्यरति कथा के तहत दंडनीय है IPC की धारा 354A, IPC की धारा 354B, IPC की धारा 354C या IPC की धारा 376A. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.